नमस्कार साथियों, जीके हिंदी में आपका स्वागत है। आज से इस चैनल पर स्पेस टेक्नोलॉजी का एक सीरीज शुरू हो रहा है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी के सभी आयामों को कवर किया जाएगा। आज हम कई बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। इस चर्चा करने के बाद हम बात करेंगे कि स्पेस और स्काई में क्या डिफरेंस है या दोनों एक ही है। स्पेस टेक्नोलॉजी की डिफिनीशन क्या है। उसके बाद स्पेस रिलेटेड 5 ट्रीटीज है, उन पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद में हम ऑर्बिट्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो एक तो आधारभूत सिद्धांत होंगे, जिसके बेस पर हम पूरे स्पेस टेक्नोलॉजी को समझेंगे। तो इसमें आ जाएंगे अंतरिक्ष संबंधी संधियाँ, कुल 5 ट्रीटीज़ है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ट्रीटीज़ है। उसके बाद समझेंगे ऑर्बिट्स क्या होता है, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आधारभूत सिद्धांत है। उसके बाद में भारतीय उपग्रह संचार, जिसमें इनसैट जीसैट आता है, भारतीय सुदूर संवेदन IRS, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV, ASLV, PSLV, GSLV, RLV, ये भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान हैं। इसके बाद और टॉपिक आते हैं, जैसे उपग्रह नौवहन, सैटेलाइट नेविगेशन। इसकी सहायता से हम पृथ्वी पर स्थित किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की अवस्थिति, उसका लोकेशन पता करते हैं। गूगल मैप में इसी का उपयोग करके, सैटेलाइट नेविगेशन का उपयोग करके हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, हम रास्ते को खोजते हैं। तो सैटेलाइट नेविगेशन में बात करेंगे संकल्पना क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से सर्विसेज है, कौन कौन सी प्रमुख प्रणालियाँ है, और भारत का सैटेलाइट नेविगेशन जिसका नाम है IRNS नाविक, उसकी चर्चा करेंगे, गगन की चर्चा करेंगे। इसके जो टॉपिक है जिस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वे है भारत के प्रमुख उपग्रह या भारत के प्रमुख अभियान। जैसे भारत के अभियान में आएंगे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, मंगलयान, गगनयान, आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक बच जाते हैं, जैसे कि इसरो से संबंधित जितने भी अपडेट हैं उसकी चर्चा, इन स्पेस और अंतरिक्ष कचरा। अंतरिक्ष में हम जितने भी सैटेलाइट भेजते हैं वो कुछ दिनों के समय जब अनुपयोगी हो जाते हैं तो वे कचरे के रूप में तब्दील हो जाते हैं, या कहीं कोई टक्कर हो जाती है सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट का, तो वो भी कचरे में तब्दील हो जाते हैं। तो एक बड़ी समस्या है। तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी के लगभग सारे टॉपिक्स इतने ही हैं। अब हम बात करते हैं स्पेस और स्काई में क्या डिफरेंस है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम दोनों को समान अर्थ के रूप में उपयोग करते हैं, यानी पर्यायवाची के रूप में उपयोग करते हैं, किंतु यह पर्यायवाची नहीं है। मैं एक बात की चर्चा करना चाहूँगा। एक जर्मन दार्शनिक हुए जिनका नाम है क्वाइन, मैं नाम लिख देता हूँ, क्वाइन। वे भाषा दार्शनिक, लिंग्विस्टिक फिलोसफर है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि किसी भी भाषा के 2 शब्द पूर्ण पर्यायवाची, फुल सिनोनिम्स नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो दोनों में से किसी एक शब्द का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि किसी भाषा में एक ही वस्तु के लिए या एक ही सिद्धांत के लिए, एक किसी विचार के लिए 2 शब्द हैं, तो निश्चित रूप से उनमें थोड़ा ना थोड़ा अंतर होता ही है। एग्जाम्पल के लिए
जल और पानी दोनों सेम वस्तु के लिए हम उपयोग करते हैं, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि जल शब्द का प्रयोग करते हैं हम कि भगवान को जल अर्पित करना, जल चढ़ाना। वहाँ पर हम नहीं कहते हैं कि भगवान को पानी चढ़ाना। तो यहाँ पर डिफरेंस तो है। जल शब्द में हम पवित्रता का भाव रखते हैं, जबकि पानी में वह बात नहीं है। तो यह एक प्रवचन जैसा हो गया, यह कोई काम की बात नहीं। काम की बात अब करते हैं कि स्पेस और स्काई दोनों सिनोनिम नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि यदि हम पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के तल कहने का मतलब है मीन ओशियन लेवल, माध्य समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो भाग है वह है आकाश। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा मानते हैं जिसको हम कहते हैं कैरमन रेखा। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा है, कैरमन रेखा। और इसके नीचे का जो भाग है यह है आकाश, और इसके ऊपर का जो भाग है 100 किलोमीटर के ऊपर वह है स्पेस, अंतरिक्ष। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है। तो टेक्नोलॉजी का तो अर्थ यह होता है कि विज्ञान के सिद्धांतों का मानव जीवन में उपयोग में लाना, मानव जीवन के कल्याण में उसका उपयोग करना प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है। इस आधार पर हम स्पेस टेक्नोलॉजी का एक सामान्य सा डिफिनेशन बना सकते हैं कि स्पेस का मानव के लिए उपयोगी बनाना या मानव के लिए उपयोग में लाना स्पेस टेक्नोलॉजी है। देख लेते डिफिनेशन लिखा हुआ है कि वह सभी तकनीकें जिसके माध्यम से अंतरिक्ष तथा उसके अवयवों का उपयोग मानव कल्याण में सुनिश्चित किया जाता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। सिंपल सा बात करें तो अंतरिक्ष तथा उसके अवयवों का उपयोग मानव कल्याण में करना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। चलिए यहाँ तक बात हो गई। और एक चीज़ यह भी देख लेते हैं कि आकाश पर अधिकार, जिस आकाश पर अधिकार उस क्षेत्र विशेष का देश का होता है। जैसे भारतीय क्षेत्र के ऊपर 100 किलोमीटर का जो दायरा है वह आकाश है और उस पर अधिकार भारत का होगा। इसी तरह से पाकिस्तानी के क्षेत्र में 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो भाग है उस पर अधिकार पाकिस्तान का होगा। अमेरिका में 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो भाग है उस पर अधिकार अमेरिका का होगा। इसी तरह से किंतु 100 किलोमीटर के ऊपर का जो भाग है यानी जो अंतरिक्ष है वह किसी देश विशेष का नहीं होता, बल्कि यह एक इंटरनेशनल रिसोर्स है, यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जिसका उपयोग कोई भी देश कर सकता है। आप यह चीज़ जानते तो होंगे ही कि जो उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं वह सभी देशों के ऊपर से गुजरता है और कोई देश उसका विरोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो अंतरिक्ष का भाग है वह इंटरनेशनल रिसोर्स है और कोई भी देश उसका उपयोग कर सकता है। चलिए और एक चीज़ और एक देख लेते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसको हम 5 भागों में बांटे हुए हैं। सबसे नीचे का जो भाग है वह क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है, जो कि 0 से 12 किलोमीटर है। जितने भी मौसमी परिघटनाएं होती है जैसे कि वर्षा, आंधी, तूफान, ये सभी ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में होता है। दूसरा भाग है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, जो 12 से 50 किलोमीटर के बीच का भाग है। वायुयान, जेटयान, ये सभी समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं और यहाँ पर कोई मौसमी हलचल नहीं होती। किसी भी प्रकार का आंधी, तूफान, वर्षा जैसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल के ऊपर का जो भाग है वो मध्य मंडल, मेसोस्फीयर है, यह 50 से 80 किलोमीटर का भाग है।
मध्यमंडल के ऊपर है तापमंडल, थर्मोस्फीयर कहते हैं, यह 80 से 700 किलोमीटर है। और कैरमन रेखा जो कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, उसको माना गया है, वह इसी भाग में है, तापमंडल में है। और सबसे ऊपरी भाग को हम एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल कहते हैं, जो 700 किलोमीटर के ऊपर का भाग है। एक छोटा सा नोट करने वाला पॉइंट है, दुनिया की सबसे छोटी दूरी को हम प्लैंक डिस्टेंस कहते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, इसको जान लें। अब हम बात करते हैं कि अंतरिक्ष से संबंधित कुछ संधियाँ, कुछ कन्वेंशंस। अंतरिक्ष युग की शुरुआत माना जाता है 1957 में, जब सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण किया। उस समय से अंतरिक्ष का शुरू होता है। किंतु इस घटना के बाद पूरे विश्व में हलचल सा मच गया कि सभी देश यदि अपने मनमर्जी तरीके से अंतरिक्ष में अपने कार्यक्रमों को संचालित करेंगे तो एक अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसके लिए एक रेगुलेट करने वाली कोई संस्था, कोई कमेटी होनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक कमेटी गठित की, जिसको हम कहते हैं कॉपस, एडहॉक कमेटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस। कॉपस से गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि अंतरिक्ष का समतापूर्ण और शांतिपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना। भारत इस समिति के संस्थापक सदस्य में से एक है और 1959 में संयुक्त राष्ट्र के एक संकल्प था 1492, इसके माध्यम से कॉपस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। चलिए, और इसका लक्ष्य तो हम देख ही लिए, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि अंतरिक्ष का समतापूर्ण और शांतिपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना। तो इस कार्य के लिए 5 संधियाँ की गई इस उद्देश्य के लिए, जो हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। वर्तमान में कॉपस में 92 सदस्य हैं। अब आते हैं बाह्य अंतरिक्ष संधि, आउटर स्पेस ट्रीटी। इस संधि को लागू करवाने का जो उत्तरदायित्व है वह है कॉपस को ही। वर्तमान में इसके 110 पक्षकार हैं। लक्ष्य तो वही है कि संपूर्ण मानवता के हित में बाह्य अंतरिक्ष का समता तथा शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। यदि इसका देखा जाए क्या क्या प्रोविज़न है, तो पहला है कि अंतरिक्ष संपूर्ण मानवता की सामूहिक संपत्ति है और सभी देशों को अंतरिक्ष अनुसंधान की स्वतंत्रता प्राप्त है। यह डिक्लेयर करता है कि अंतरिक्ष संपूर्ण मानवता की सामूहिक संपत्ति है और कोई भी देश अंतरिक्ष अनुसंधान कर सकता है। दूसरा प्रावधान है बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग हम सैन्य उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते हैं। और चंद्रमा तथा किसी अन्य ग्रह पर सैन्य प्रतिष्ठान, सैनिक अड्डा स्थापित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद एक दूसरा प्रोविज़न है कि चंद्रमा या अन्य ग्रह पर किसी प्रतिष्ठान को स्थापित करने से पूर्व संबंधित देश या अन्य देश को इसकी सूचना तथा निगरानी का समय देगा। यदि कोई भी वहाँ पर कोई संस्था, कोई प्रतिष्ठान स्थापित करते हैं तो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इस बात की सूचना दी जाएगी और उनको निरीक्षण करने का समय भी दिया जाएगा कि वे इस बात की जांच कर सके कि क्या इसका उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जा रहा है या सैन्य पर्पस के लिए किया जा रहा है। चौथा इसका प्रोविज़न है कि नाभिकीय या सामूहिक विन्यास के हथियार को हम अंतरिक्ष में स्थापित नहीं कर सकते हैं। यह इस बात की गारंटी देता है। पांचवा प्रोविज़न है
देश यदि कोई अंतरिक्ष यात्री या कोई यान किसी अन्य देश की सीमा में उतर जाए तो उसको देश को सौंप दिया जाएगा। जिससे कि कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाए या कुछ ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाए कि किसी यान को अन्य देश के सीमा में उतरना पड़ जाए, तो ऐसे में उस देश का कर्तव्य बनता है कि जिस देश का यान है या जिस देश का अंतरिक्ष यात्री है उसको वह सौंप दे। तो यह बाह्य अंतरिक्ष संधि आउटर स्पेस ट्रीटीज के प्रमुख प्रोविज़न है। देखिए टोटल 5 ट्रीटीज है स्पेस के संबंधित। पहला है आउटर स्पेस ट्रीटी, वो हमने देख लिया। अब दूसरा बात करते हैं बचाव समझौता, द रेस्क्यू एग्रीमेंट। आपने एक मूवी देखा होगा, उसका नाम है ग्रेविटी, हॉलीवुड पिक्चर है। यदि नहीं देखे हो तो समय मिलने पर उसको आप देख सकते हैं। उसमें इसी तरह की एक घटना है कि स्पेस में जो अंतरिक्ष यात्री थे उनके साथ जो अंतरिक्ष के कचरे होता है उनसे उनका यान का टकराव हो जाता है। तो ऐसे में अधिकांश सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो जाती है और सिर्फ एक महिला बच जाती है और वह पृथ्वी पर वापस लौटती है। क्योंकि वह इतना इम्बैलेंस हो जाता है उनका यान कि वे एक समुद्र किनारे खुद को लैंड कराते हैं। तो इस तरह के अंतरिक्ष में इस तरह की संकल्पना है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या ऐसी स्थिति बनती है कि इमरजेंसी में कहीं को उतारना पड़े, तो उसका अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्ष यान इस बात की परवाह न करेगा कि किस देश में उतार रहा है, वह किसी भी देश में उतार सकता है। और जिस देश में उतार रहा है तो वहाँ के देश का यह कर्तव्य बनता है कि उसको तत्काल सहायता दिया जाए, तो बचाव के लिए उसका उपाय किया जाए और जिस देश का यान या अंतरिक्ष यात्री है उसको सौंप दिया जाए। तो इसीलिए यह बचाव समझौता यानी द रेस्क्यू एग्रीमेंट किया गया है। उद्देश्य यही है कि बाह्य अंतरिक्ष के संधि के प्रावधानों को स्पष्ट तथा प्रभावी बनाना। प्रावधान क्या है? यदि कोई अंतरिक्ष यात्री या यान किसी आकस्मिक स्थिति में किसी अन्य देश की सीमा में उतरते हैं तो आवश्यक सहायता हेतु तत्काल हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यह है रेस्क्यू एग्रीमेंट। तीसरे संधि पर चलते हैं जिसका नाम है लायबिलिटी कन्वेंशन, उत्तरदायित्व अभिसमय। एक कल्पना करते हैं जिससे कि भारत का कोई यहाँ से कोई रॉकेट छोड़ा गया, लॉन्च किया गया, लेकिन कुछ उसमें गड़बड़ी आ जाती है और वह गिर जाता है बांग्लादेश में, जिससे कारण मान लीजिए कि बहुत सारा क्षति हो जाता है, कहीं पर घर है, बहुत सारी संपत्ति का नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में किसका उत्तरदायित्व बनता है कि उसका क्षतिपूर्ति करे? इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के समक्ष जब यह विचार रखा गया तो इसके लिए एक अलग से हमने कन्वेंशन किया जिसको हम लायबिलिटी कन्वेंशन या उत्तरदायित्व अभिसमय कहते हैं। इसका लक्ष्य है अंतरिक्ष अनुसंधान अभियान क्रम में जनजीवन को क्षति पहुंचने की स्थिति में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना कि किसका उत्तरदायी ठहराया जाए। यदि कोई स्पेस संबंधित कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई अनुसंधान चल रहा है, उसमें कोई क्षति होगी तो उसका लायबिलिटी हम तय करें। प्रावधान है कि जिस राज्य या जिस देश ने अनुसंधान या अभियान संचालित किया है वहीं पृथ्वी की सतह के ऊपर हुई क्षति का क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व होगा। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया कि भारत की तरफ से यदि रॉकेट छोड़ा गया उससे बांग्लादेश का नुकसान होता है तो भारत उसका क्षतिपूर्ति करेगा। यह है लायबिलिटी कन्वेंशन, उत्तरदायित्व अभिसमय। अनुमोदन करता है इसमें 96 देश है, लेकिन इसमें यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि कितने इसके अनुमोदन करता देश है। प्रमुख रूप से हमको याद रखना है कि इसके लक्ष्य क्या है और इसमें प्रावधान क्या है। चलते हैं हम चौथे ट्रीटीज पर जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन या पंजीकरण अभिसमय।
वर्तमान में इसके सदस्य की संख्या 69 है। लक्ष्य है इसका अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं की निगरानी सुनिश्चित करना। सभी देश अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को संचालित करते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, अपने अंतरिक्ष यानों को छोड़ते हैं, तो इसका निगरानी किया जाए और इस बात का एक रिकॉर्ड रखा जाए कि किस देश का कौन सा सैटेलाइट छोड़ा गया है, कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसकी एक निगरानी रखा जाए। इसमें प्रोविज़न है कि राष्ट्र, जो इसके सदस्य राष्ट्र है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रत्येक वस्तु का विस्तृत विवरण संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत तथा पंजीकृत कराएंगे। कोई भी देश अपना कोई कार्यक्रम चलाता है, कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है, कोई भी अंतरिक्ष में कोई अपना स्टेशन स्थापित करता है, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र से उसको परमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी अपने कार्यक्रम को संचालित कर सकता है। 5वां ट्रीटी है जिसका नाम है मून ट्रीटी या मून एग्रीमेंट। इसको 1979 में प्रस्तुत किया गया था। इसका लक्ष्य है चंद्रमा और सौर मंडल के किसी अन्य पिंड पर संपत्ति के अधिकारों को स्पष्टता देना। जिस तरह से अंतरिक्ष एजेंसियाँ, जिसमें नासा प्रमुख है, और चंद्रमा पर अपने रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि चंद्रमा पर या सौरमंडल के अन्य पिंड पर कोई संपत्ति अर्जित करता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न होना चाहिए। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि सैन्य प्रतिष्ठानों, अस्त्रों शस्त्रों की स्थापना तथा परीक्षण पर प्रतिबंध लगा देता है। आप चंद्रमा या सौरमंडल के किसी पिंड पर अपना सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित नहीं कर सकते हैं, अस्त्र शस्त्र वहाँ पर संग्रह नहीं कर सकते हैं, तथा इस तरह का कोई भी परीक्षण जो सामूहिक विनाश से के कारक हो, वैसा परीक्षण भी नहीं कर सकते हैं। यदि वहाँ पर कोई प्राकृतिक संसाधन की खोज किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का खोज किया जाएगा और उसका विकास किया जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन का निषेध। इस तरह से 5 ट्रीटी को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं ऑर्बिट की। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट का सामान्य सा मतलब होता है पथ या रास्ता, या वृत्ताकार हो सकता है या दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल हो सकता है। डिफिनीशन दे सकते हैं कि कक्षा या ऑर्बिट वह दीर्घवृत्ताकार या वृत्ताकार पथ है जिस पर कोई आकाशीय पिंड अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करता है। वह दीर्घ वृत्ताकार या वृत्ताकार पथ जिसका अनुसरण अंतरिक्ष के किसी पिंड के द्वारा किसी अन्य पिंड के परिक्रमा के संदर्भ में किया जाता है, वह पथ है। जितने भी खगोलीय पिंड है इस अंतरिक्ष में, सभी किसी न किसी की परिक्रमा कर रहे थे। जिस पथ पर किसी अन्य पिंड की परिक्रमा कर रहे हैं उसी को हम कक्षा कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। अब बात करते हैं कि कक्षा के प्रकार की। 3 प्रकार के कक्षा है। एक है गैलेक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट, दूसरा है हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट, तीसरा है जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। गैलेक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट क्या है? आकाश गंगा का एक केंद्र की परिकल्पना करते हैं और मानते हैं कि आकाश गंगा में जितने पिंड हैं, जितने तारे हैं, सब उस केंद्र के परिक्रमा कर रहे हैं। तो जिस पथ पर, जिस ऑर्बिट पर सूर्य आकाश गंगा के केंद्र का परिक्रमा करते हैं वह है गैलेक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट। जिससे कि एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं सूर्य की कक्षा, जो सन का ऑर्बिट है वह
हमारी जो आकाशगंगा है उसका जो केंद्र है उसकी परिक्रमा कर रहा है सूर्य। तो सूर्य जिस पथ पर परिक्रमा कर रहा है वो उसको हम गैलेक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट कहेंगे। दूसरा है हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट, हिंदी में कहेंगे सूर्य केंद्रित कक्षा। ग्रह जिस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसको हम हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सूर्य के जितने भी ग्रह हैं उसका जो पथ है वह हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट है। पृथ्वी जिस ऑर्बिट पर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है वह हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट है। तीसरा है जियोसेंट्रिक ऑर्बिट, भू केंद्रित कक्षा। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा जिस पथ पर परिक्रमा कर रहा है वह है आपका जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। लेकिन यह तो नेचुरल उपग्रह है, इसके अलावा हम आर्टिफिशियल रूप से बना के भेजते हैं, वो भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो उसका भी जो पथ होगा उसको भी हम जियोसेंट्रिक ऑर्बिट कहते हैं। यह चंद्रमा की कक्षा या नेचुरल है, इसके अलावा भी हो सकते हैं जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। इस तरह से आज थोड़ा सा यह डायग्राम देख लेते हैं। यह है गैलेक्सी का सेंटर है, यह गैलेक्सी का सेंटर है और इस पथ पर सूर्य परिक्रमा कर रहा है, तो इस पथ को हम बोलेंगे गैलेक्टोसेंट्रिक। यह जो पथ है यह गैलेक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट है। और यहाँ पर सन है, यह जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर सन है, यह सन है और यह इस पथ पर परिक्रमा कर रहा है, तो यह गैलेक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट हो गया। अब जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर यह बुध का पथ है, यह शुक्र का पथ है, यह सभी हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट है, यह हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट है। ये जितने भी हैं यहाँ पर यह पृथ्वी का पथ है, हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है मून इस पथ से परिक्रमा कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। यह जो पथ हो गया यह जियोसेंट्रिक ऑर्बिट हो गया। आज का हम जो क्लास है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले दिन में हम ऑर्बिट के प्रकार को हम अधिक डिटेल में अधिक प्रकार से बांट करके हम इसका चर्चा करेंगे। जैसे कि ऑर्बिट को बांटा गया है कि यह विषुवत रेखा से कितना झुका हुआ है, फिर पृथ्वी के तल से ऊंचाई के आधार पर हम ऑर्बिट को बांटते हैं। तो इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।